इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सब काफी अच्छे से देख लिया था। और जैसे कि हम रमेश सिंह को फॉलो कर रहे हैं, तो रमेश सिंह को आज मैं ऑब्वियसली इसको खत्म ही कर देंगे ये इन्फ्लेशन वाला चैप्टर जो है। तो अगर हम टॉपिक पे आते हैं आगे, तो एक बेस इफेक्ट होता है इसमें। एक नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं, तो जस्ट लाइक जैसे जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह ये सब हमने देख लिया था, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, ये सब बेस इफेक्ट आता है। बेस इफेक्ट क्या है बेसिकली, है ना? बेस इफेक्ट कुछ नहीं है, सिंपल। बेस इफेक्ट का मतलब इतना है, अगर मैं लेमन टर्म्स में बताऊं, अ, पता है मैं लेमन या कोई भी कुछ भी बोलता, तो एक बार मैं वीसी पे ऐसे ही लेमन लेमन बोल रहा था, तो किसी ने बोला सर ये लेमन क्या होता है, आप लेमन लेमन बोलते हो। लेमन कुछ नहीं, कि एक आसान भाषा में एक, है ना? तो ठीक है ना? तो कोई नहीं। बेस इफेक्ट में जस्ट लाइक, अब मान लो मैं सेम वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ जो कल लिया था, कि मैंने एक चॉकलेट खरीदी है फरवरी में। एक चॉकलेट खरीदी, उसकी कीमत 100 रुपए थी। सेम चॉकलेट मैं फरवरी वो मार्च में खरीदता हूँ, उसकी कीमत हो जाती है 200 रुपये। अब मेरे को उस चॉकलेट में कितने रुपए की बढ़ोतरी दिखी? 100 रुपए की। मान लो अगर मैंने वो चॉकलेट खरीदी नहीं होती फरवरी में, तो मेरे को नहीं पता चलता कि इसके प्राइस में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। सिंपल, वो 200 की देता, मैं 200 की ले लेता, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये 100 रुपए की मिलती थी और अब इसमें 200 रुपए का इजाफा हो गया है। लेकिन मैंने एक बेस को रख के इसका प्राइस बताया है। बेस क्या था मेरे लिए? कि 100 रुपए, क्योंकि मैंने पिछले महीने 100 रुपए में खरीदी थी और इस महीने मैं 200 की खरीद रहा हूँ। तो मेरा बेस क्या था उस टाइम पे? मैंने जिस हिसाब से बताया कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो मैंने किस चीज को बेस माना? 100 रुपए को, कि भाई 100 रुपए की मिली थी और आज 200 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है ना? तो सेम कंसेप्ट, कि अगर मैं किसी चीज का कंपेयर करता हूँ उसके प्रीवियस ईयर में क्या उसका प्राइस चल रहा था और करंट में आज क्या प्राइस चल रहा था, और उससे अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि हाँ इसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है ना, तो वो चीजें मतलब एक तरीके से बेस इफेक्ट, या वो ये बताइएगा आपको, हाँ इसके इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, डिक्रीमेंट हुआ है। तो सेम, अगर हम कुछ भी चीज कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक अगर बोलते हैं ना हम बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर आजकल पहले 2004 से 5 चलता था, 2011 से 12 चल गया, ये क्या है? सिंपल कुछ नहीं है, कि पहले जो चीजों का काउंटिंग करा जाता था, चाहे वो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, जो कि आगे आने वाली टर्म्स हैं उनको हम देखेंगे, तो ये जितनी भी टर्म्स हैं पहले उनका बेस ईयर जैसे चलता था 2004 या 5। अब यार 2004-5 की चीजें क्या आज अगर मैं कंपेयर करूं उनमें, तो वो रिलेवेंट होगा? नहीं होगा। यार इतने साल बीत गए, उन साल के बीच में तमाम फ्लक्चुएशन आया है, इंटरनेशनल मार्केट में तमाम प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर नीचे हुए हैं, इंडियन इकोनॉमी में भी इजाफा हुआ है। तो मैं यार, अगर मैं आज डेयरी मिल्क की चॉकलेट 1990 में, अगर कोई चॉकलेट मिल रही थी डेयरी मिल्क की, अगर मैं तब से कंपेयर करूँ, तो कोई तुक थोड़ी बैठेगा। यार उस टाइम पे 1 रुपए की चॉकलेट मिल रही थी, आज 200 रुपए की मिल रही है, तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए हैं, मार्केट में और भी चीजें हुई है ना। तो मैं एक ऐसा बेस ईयर लूंगा ना जो कि एक काफी अच्छे से चीजों को कैलकुलेट करवा सके, उससे मेरे को ये भी पता चले कि मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में ये सब चीजें चल रही थी, तभी तो मैं कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो ये वाली चीज हो जाती है। तो बेस इफेक्ट आपका यही चीज बताता है कि किस तरीके का आपके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना इन्फ्लेशन आया है, जिसकी वजह से आपके प्राइस का डिक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है। सिंपल, इस बात का ये मतलब है ना? अब मैं अगर आगे चलूं, तो क्या होता है, जस्ट लाइक आगे आने वाले टॉपिक्स, इसका है कि मतलब सिंपल, यहाँ पे हमारी जो इन्फ्लेशन की चीजें थी, वो जो हमने पीछे से जितने टॉपिक पढ़ रहे थे, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, बोटलनेक इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन्फ्लेशन, स्पाइरल इन्फ्लेशन, प्रीमियम इन्फ्लेशन, अकाउंटिंग, ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़े। अब इन्फ्लेशन यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब हमने इतने तमाम तरीके के इन्फ्लेशन पढ़ लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, एक तरीके से इफेक्ट क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एक मेंस का क्वेश्चन दे देता हूँ, कि आपको लिखना है कि आपके इन्फ्लेशन का मार्केट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल, जितना हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे, आप सिंपल उसी के बेस पे बता सकते हैं। अगर आपको मेंस में भी क्वेश्चन लिखना हो, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे? सबसे पहला क्या, कि भाई देखो, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, और
अब मैं नहीं समझता कि उसको दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन करना सही रहेगा, है ना। टाइम ही थोड़ा सा जाएगा, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो मैं तब भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पे हम इन्फ्लेशन प्रीमियम पढ़ देते तब, या उससे पहले भी मैंने एक चीज बोला था कि जो उधारी देता है इन्फ्लेशन के टाइम पे उसको नुकसान होता है, और जो लेता है उधारी उसको फायदा होता है। अब यार इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देख रखी है, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा इसको एक्सप्लेन करा जाए, है ना। सेकेंड इफेक्ट अगर मैं देखूं इन्फ्लेशन का मार्केट में, तो जो मेरे पास सेविंग रहती है, जस्ट लाइक जैसे मैंने अपने पास कोई सेविंग है और मैं उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा हूँ, तो हमने एक परचेसिंग पावर का कंसेप्ट देखा था, जो जिस टाइम पे इन्फ्लेशन होता है तो पैसे की परचेसिंग पावर डिग्रेड होती है। अगर मेरे पास पैसा सेविंग में ही रखा हुआ है और मेरा मार्केट में चल ही नहीं रहा और मार्केट में इन्फ्लेशन हाई लेवल का है, तो यार ऑब्वियसली बात है उसकी परचेसिंग पावर कम हो रही है ना। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो पैसे की परचेसिंग पावर डाउन होती है। ये कंसेप्ट हम काफी अच्छे से पीछे देख चुके हैं, पीछे जो सेशन 2-3 दिन पहले हमने देखा था उनमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका था मैं कई बार, है ना। तो इन्फ्लेशन आता है, पैसे की परचेसिंग पावर डिग्रेड होती है। अब क्वेश्चन बन जाता है कल को प्रीलिम्स में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो आप क्या बोलेंगे? परचेसिंग पावर विल डिक्रीज, है ना। परचेसिंग पावर रुपी की डिक्रीज होगी अगर कोई पैसा, जस्ट लाइक हमारी मम्मी के पास सेविंग होती है वो बचा के रखती हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है तो यार ऑब्वियसली अगर वो खर्च नहीं हो रहे हैं तो उनका तो परचेसिंग पावर डाउन हो रहा है, सिंपल, है ना। इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है इस दौरान पे, जिस टाइम पे इन्फ्लेशन होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ भी जाती है शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए, अगर आप देखें तो क्या हो जाता है इन्फ्लेशन, अब क्या होता है यार, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में, मुझे लग रहा है अरे भाई साहब प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छे से बिक रहा है। आपका माइक एक बार ऑफ करेंगे, मैं वो आ रहा था इको, है ना। तो मैं ये सोचूंगा अरे यार, एक जो प्रोडक्ट मेरा 100 रुपए में बिक रहा था पहले, वो अब 200 रुपए में बिकने लगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस महंगे होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देख रहा हूँ यार सामने वाली कंपनी को काफी अच्छे से फायदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, ज्यादा पैसा कमाऊँ थोड़ा सा, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन ये सब चीजें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाती हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म होने लगता है ना, तो वही मार्केट में डिमांड ही नहीं रहती है चीजों की, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं रहते हैं, तो वो कहाँ से खरीदेंगे, तो डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लो हो जाती है। उस पर भी कंडीशन डिपेंड करती है ना। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है, लेकिन वो डिपेंड करती है ना। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। इन्फ्लेशन के दौरान, चलो आप खुद बताओ, इन्फ्लेशन के दौरान पे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार लॉजिकली सोच के बताओ। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ गया है तो? एक लॉजिकली कुछ अगर सोच के बता सकते हो तो प्लीज, कोई भी आंसर दे सकता है। आप बताएं तो प्लीज। सर इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा। इन्फ्लेशन में, ये आप डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी के टाइम की बात तो नहीं कर रहे हैं? एक बार सर प्लीज, एक बार और, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सही बोल रहे, थोड़ा सा एक बार और हल्का सा करिएगा। एक डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी के टाइम की बात होती है सर जो कि सर चाइना, हाँ हाँ। सर इन्फ्लेशन अगर होगा तो करेंसी का जो प्राइस मतलब जो होगा वो डाउन हो जाता है ना, मतलब परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है, मतलब जो हाँ अपनी हाँ हाँ करेंसी होती है वो वीक हो जाती है। जब वीक हो जाएगी तो डॉलर बढ़ जाएगा, तो डॉलर देके जो अदर एक मतलब अदर कंट्री वाले लोग डॉलर देके कम रुपए वाली हाँ चीज मतलब रुपए में एक्सचेंज करके तो ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे। इसलिए हाँ। इंपोर्ट बढ़ेगा, और मतलब निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा। ये मैं अच्छा बता अच्छा, रहा हूँ। ठीक, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं सर चले गए।
हेलो, सॉरी यार, कॉल आ गया था बीच में थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये विवेक कुमार सर ठीक बता रहे थे। चलिए एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, है ना। देखो बेसिकली बात है यार, अगर मैं बार बार हम एक ही कंसेप्ट पढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हमारी जो रुपये की परचेसिंग पावर डाउन हो जाती है। मतलब अब हमें किस जो चीज हम इन्फ्लेशन से पहले अगर मान लो 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, इन्फ्लेशन के बाद हम वो चीज 200 रुपए दे के खरीदेंगे क्योंकि उस चीज के प्राइस बढ़ गए हैं। तो हमारी यानी कि ऑब्वियसली बात है, हमारे जो रुपये की परचेसिंग पावर डाउन हुई है। तो मैं अब बाहर से खरीदूंगा तो मेरे दुगने पैसे लगेंगे। तो मैं बाहर से खरीदना मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो बाहर मतलब जो मतलब इन द सेंस जो एक्सपोर्ट जा रहा था वो मेरा ज्यादा बढ़ेगा। है ना, क्यों? क्योंकि जो बाहर से खरीद रहे हैं उनके लिए वो सामान सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो 70 रुपए में पहले 10 जो टॉफी खरीद पा रहे थे इंडिया से, तो अब वो 70 रुपए में ज्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि जो पैसे की पावर है, परचेसिंग पावर, वो डाउन हो चुकी है यहाँ पे। है ना, तो इफेक्ट पड़ता है। अभी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के टाइम पे भी और अच्छे से देखेंगे इन चीजों को। ये तो अभी हम इफेक्ट देख रहे थे, कोई नहीं। है ना। फिलिप कर्व के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेजेस, है ना। तो जैसे फिलिप कर्व में हम देखते हैं इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीमेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, जो कि हमने देखा था। है ना, तो उन बेसिस पे आप तमाम इफेक्ट बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। यार ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मतलब, समझ तो आता नहीं है चीजें। मतलब ठीक है, बोल देते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाम से तो चलो अच्छा लगता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन इससे पता क्या चल रहा है बेसिकली? मतलब ठीक है, आपने WPI की फुल फॉर्म बताई, लेकिन है क्या चीज ये? एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, चलो ठीक है, CPI बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी लोकल लैंग्वेज में आपने एक चीज सुनी होगी, जैसे बोलते हैं ना, जब कभी सामान खरीदने जाते हैं या कुछ भी, अगर मतलब अगर कुछ भी, अगर हम सामान या कोई जनरल स्टोर वाला है या वो कोई सामान खरीदने जा रहा है, तो वो सिंपल क्या बोलता है? हम क्या बोलते हैं? यार थोक में लेके आए होगे तुम तो। सबके वहाँ अलग अलग शब्द यूज होता है ना। मेन रीजनल लैंग्वेजेस का डिफरेंस है। थोक में इन द सेंस कि अगर कोई चीज बल्क में आ रही है तो उसको वो सस्ती पड़ती है ना, ऐसे ही तो होता है ना। अगर कोई चीज वो थोक में लेकर आ रहा है, अगर मान लो कि कोई मैं मैं खरीद रहा हूँ एक कोई टेडी बियर, मान लो, है ना, मैं एक टेडी बियर खरीद रहा हूँ और मेरे को वो पड़ रहा है 200 रुपए में। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा बंदा 1000 टेडी बियर खरीद रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यार, वो अगर उसको तो क्वांटिटी वो ज्यादा ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा, कुछ ना कुछ प्राइस कमी देगा। क्योंकि मैं तो एक खरीद रहा था, वो मेरे को 200 रुपये में दे रहा है। लेकिन जब उसने 1000 खरीदे तो उसको एक टेडी बियर की कॉस्ट 150 रुपये पड़ रही है। तो यानी कि उसने वो बल्क में खरीदे। हम बोलते हैं ना, थोक में खरीद के लेकर आए होगे आप तो, है ना, तभी तो इतना आपको सस्ता पड़ा है। लेकिन अगर आप वही चीज इंडिविजुअली खरीदते हो तो आपको महंगी पड़ती है। तो इन्हीं तो कंसेप्ट के ऊपर आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस है। मैं जब होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलता हूं तो मेरे को जो मार्केट अभी लेमन टर्म्स में देखना, इनको पहले बेसिक डिफरेंस एक पता चल जाए, फिर इनका यूजेस पता चल जाएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। अब जब मैंने बोला होलसेल प्राइस इंडेक्स तो एकदम से दिमाग में चीज स्ट्राइक करी, यानी कि किसी भी चीज का बल्क में अगर हम कोई प्राइस निकाल रहे हैं कि उसका मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज होलसेल प्राइस इंडेक्स कहला रही है। मतलब इन द सेंस कि मैं अगर अगर मेरे को मान लो कि जस्ट लाइक अगर मेरे को किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करना है, तो मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख के कर रहा हूँ कि मेरे बल्क में चीजें कितने रुपए की बिक रही हैं। मैं उस चीज के बेसिस पे होके उसको निर्धारित कर रहा हूँ, उसके प्राइस को। सिंपल इतना समझो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख के अगर किसी भी चीज का प्राइस को निर्धारित कर रहा हूं मैं, है ना। अब आप यार यहाँ पे खुद एक दिमाग लगा सकते हो कि यार कंज्यूमर तो थोक में नहीं खरीदता है। अगर मैं बाहर से कुछ एक टेडी बियर लेकर आ रहा हूँ, मेरे को किसी एक बंदे को देना है ना, तो मैं एक ही दूंगा ना, बल्क में तो दूंगा नहीं। तो यार ये चीजें तो गलत है कि अगर मैं होलसेल पे देख के प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ किसी चीज का, मेरे को कंज्यूमर लेवल पे देख के करना पड़ेगा ना प्राइस, तो कि एक कंज्यूमर को कितने रुपए की पड़ रही है वो चीज एट लास्ट, मैं उस बेसिस पे डिसाइड करूंगा ना किसी चीज का प्राइस। अब मैं होलसेल में देख के प्राइस करने लगूं तो लोग
मतलब यार ऑब्वियसली बात है, लोगों को साथ धोखाधड़ी टाइप से, धोखाधड़ी इन द सेंस कि यार आपने प्राइस तय कर दिया है होलसेल में 200 रुपए, लेकिन जिस टाइम पे मार्केट में आ रही है, मार्केट वाले बेच रहे हैं उस पर 300 रुपए, क्योंकि उनको 200 रुपए में कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने कंज्यूमर लेवल पे चीजें बताई ही नहीं थी, है ना। तो होलसेल लेवल पे अगर आप चीजें बताते हो तो आप होलिस्टिकली सारी चीजों का एक एवरेज निकाल के आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अगर कंज्यूमर लेवल की बात कर रहा हूं, तो कंज्यूमर लेवल पे मैं कंज्यूमर की एक बात कर रहा हूं कि वो कितनी खपत कर रहा है चीजों की। जब वो उस चीजों की खपत करके मैं उस लेवल पे प्राइस निकाल रहा हूं, तो यानी कि मैं एक कंज्यूमर के लेवल पे प्राइस डिसाइड कर रहा हूं, क्योंकि एटलीस्ट खरीदनी तो चीजें एक कंज्यूमर को है ना। खरीद अगर थोक में खरीदने वाले कितने लोग होंगे, हद से हद 1000, 1500, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन डेली मार्केट में तो मैं रूबरू हो रहा हूं ना, मैं जाके मार्केट से सामान खरीद के लेकर आ रहा हूँ, मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो वो वाली चीज आ जाती है। तो मेरे लिए बेटर होगा ना कि मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे चीजों को डिसाइड करूँ, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे डिसाइड करूँ। तो होलसेल इज फॉर इफ अगर आप कोई चीज बल्क में खरीद रहे हैं, उस टाइम पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन द सेंस कि जिस टाइम पे आप कंज्यूमर लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, लेकिन समझ में आसानी से नहीं आती हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनका क्या यूजेस होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम पे इनके टाइप पढ़ते हैं, अभी हम टाइप देखेंगे कि इनके कैसे क्या क्या टाइप है ना। तो आई होप कि आपको इतना जो मैंने लेमन टर्म्स में बताया है कि ये क्या चीज है, तो आपको ये चीज क्लियर जरूर हुई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है ना। तो आप प्लीज बता सकते हैं जो भी ऐसा कोई भी इशू हो तो, फिर मैं आगे इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, अगर किसी का सच कोई डाउट नहीं है तो आगे अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करता हूं, तो ये किसके द्वारा रिलीज करा जाता है या एक तरीके से पब्लिश करा जाता है? ये पब्लिश करा जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके द्वारा ये पब्लिश करा जाता है। अच्छा ठीक है, आपने बताया ये पब्लिश उनके द्वारा करा जाता है। कितने टाइम के बाद करा जाता है? क्वेश्चन भी आ चुके हैं, फंसे भी हैं क्वेश्चन, वनडे टाइप में भी, यूपीपीसीएस में भी, और यूपीएससी में तो ऑब्वियसली आए हैं क्वेश्चन इस पे। एक सेकेंड यार, सॉरी। सॉरी यार, थोड़ा हो जाता है बीच में कभी कभार। तो ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो मंथली बेसिस पे रिलीज होता है ना, इसको ध्यान रखना। मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। लेकिन यार आप जैसे पहले एक चीज बोल रहे थे कि अगर मैं किसी भी चीज के प्रोडक्ट में प्राइस का इजाफा बताऊंगा तो मैं कोई एक बेस ईयर लेके बताऊंगा ना। मैं कोई जस्ट लाइक अगर मैंने पिछले महीने वही सेम एग्जांपल चॉकलेट खरीदी है, इस महीने में 200 रुपए की खरीद रहा हूँ, पिछले महीने 100 की खरीदी थी। तो मेरे लिए एक बेस ईयर क्या, मेरे लिए एक बेस चीज क्या थी? पिछला महीना, मतलब पिछले महीने में क्या था? 100 रुपए। कि पिछले महीने जनवरी में या फरवरी में उसकी कॉस्ट इतनी थी, आज इतनी है। तो मैंने एक बेस पे रख के बता दिया। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी तो आप किसी एक बेस ईयर पे रख के बताओगे ना यार, कि इतना इजाफा हमको करना है या इतना इजाफा हो रहा है प्रोडक्ट में। तो बेस ईयर होता है 2011 से 12 को हमने अभी तक बेस ईयर रख रखा है ना। 2011 से 12 का बेस ईयर होता है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि बेस ईयर पहले 2004 से 5 चलता था, लेकिन अब हमने उसको वो चेंज कर दिया, तो हमारे लिए उसको हमने क्या करा है, 2011 और 12। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, मतलब आप इसमें अगर ठीक है होलसेल प्राइस इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो किस किस चीज का करते हो, तो ये ध्यान रख लेना। प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं एक फ्यू। प्राइमरी आर्टिकल्स में आपके आगे जैसे फूड आर्टिकल, वेजिटेबल्स आ गए, मिल्क आ गया, दूध वगैरह, ये मिनरल्स आ गए थोक में। इनका वेटेज देखो, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। लिटरली क्वेश्चन बन जाता है और बना भी है पास्ट में। होलसेल प्राइस इंडेक्स में किस किस का कितना कितना परसेंटेज वेटेज होता है,
मतलब किस प्रोडक्ट का कितना वेटेज है जिस टाइम पे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में काउंट कर रहे हैं, है ना। मतलब जस्ट लाइक अगर मैं इस वीसी की बात करूं, इस वीसी में ओवरऑल 10 दिन में कौन कितना ज्यादा आ रहा है, कौन कितना कम आ रहा है, तो हमें एक पूरा वेटेज निकाल रहे हैं ना। तो सेम वही कि किस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते समय कितना वेटेज है, तो ये ध्यान से सुनना। जो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं हमारे, चाहे वो फूड आर्टिकल हैं, वेजिटेबल हैं, मिल्क है, इन सब का वेटेज कितना है? 22.62%। ओवरऑल अगर आपको कुछ ध्यान नहीं है तो इतना ध्यान रखना, 22.5% के आसपास है। वहीं अगर मैं फ्यूल और पावर की बात करता हूं, चाहे वो एलपीजी हो और पेट्रोल हो, इस तरीके के फ्यूल की, तो उसका ओवरऑल 13% होता है, मतलब 13.15 अप्रोक्सीमेट 13 ध्यान रख लेना। जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनका ज्यादा रहेगा। सुगर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कुछ भी हो गया, उसका रहता है 64.23, ओवरऑल 64 ध्यान रखना। ऑब्वियसली बात है, लॉजिकली माइंड से सोच सकते हो, अगर कोई चीज थोक में बिक रही है तो मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद चीजों का थोक प्राइस हम काफी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उन चीजों को ज्यादा ही उस पर रखा जाएगा सर्वोपरि, है ना। प्राइमरी आर्टिकल्स को सर्वोपरि कंज्यूमर लेवल पे रखा जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड आइटम अगर कोई कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड हुआ वो एकदम, तो वो प्रोडक्ट वगैरह का अगर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो उस लेवल पे ही करेंगे। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का जो वो है वेट इसमें, मतलब जो एक ओवरऑल, मतलब इन द सेंस जो भागीदारी है वो ज्यादा है, कितनी? 64%। प्राइमरी फूड आर्टिकल्स की 22%, फ्यूल एंड पावर की 13%। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। इसको ध्यान रख सकते हैं। अब मैंने वहीं पे सीपीआई की बात करता हूँ, कंज्यूमर प्राइस लेवल इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंज्यूमर प्राइस लेवल इंडेक्स में मैंने आपको बताया जो भी चीज कंज्यूमर लेवल पे डिसाइड होती है, इन द सेंस की यार ऑब्वियसली यार मेरे लेवल पे डिसाइड करोगे ना चीजों को। आप मार्केट के, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर रखना है, मान लो आप ऐसे थोड़ी रख सकते हो 300 रुपये 400 रुपये रख लिया। यार कंज्यूमर उसको कितने रुपए में खरीदने के लिए सक्षम है, कितना रुपये वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी डिपेंड करेगा ना। आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को रख दिया 1000 रुपए, आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल कोई करवा दे उसको 50 रुपए में, और आपने 1000 कर रखी है, कोई भी नहीं खरीदेगा उसको, नहीं खरीदेगा ना। शार्क टैंक आप देख रहे हैं, शार्क टैंक में क्या बोलते हैं वो, अगर आप देखते हैं इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, जो कोई भी आता है ना, पिच करने, क्या बोलते हैं वो उसको, भाई एक काम करो, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा कम करो, क्योंकि इस लेवल पे तो कंज्यूमर मार्केट आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमको वो सब चीजें देख के ही तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कंज्यूमर लेवल पे जो सारी, मतलब कंज्यूमर को एज अ सेंट्रिक रख के अगर हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को, तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जस्ट लाइक उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, इन सब, मतलब क्या क्या उनका क्या क्या रोल रखा जाए, किस, अगर आपने एक चीज सोची कभी मनरेगा में, या हम बोलते हैं कि मतलब यही, आप नरेगा की बात कर लो, नरेगा में अगर किसी एक पर्सन का वेज डिसाइड करा जा रहा है 250 रुपए, किस चीज को देख के डिसाइड करा जा रहा है? अगर 300 रुपए वेज डिसाइड हो रहा है, किस चीज को देख के डिसाइड हो रहा है यार ओवरऑल? ऐसा तो नहीं है सरकार कल को आके 100 रुपए बोल दे तो कोई काम करने नहीं जाएगा, 50 रुपए बोल दे कोई काम करने थोड़ी जाएगा। ये सब चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल हमको कंज्यूमर लेवल पे डिसाइड करना होगा ना कोई भी फैक्टर, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लेते हैं कंज्यूमर लेवल पे कैसे चीजें कैलकुलेट होती है। सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज बता दूं, ये एनएसओ के द्वारा करा जाता है रिलीज, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, है ना। ये बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट, चाहे आपका फूड प्रोडक्ट हो, चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोडक्ट का एक प्राइस में डिफरेंस, ये सब कैलकुलेट करता है किस लेवल पे? कंज्यूमर लेवल पे, है ना। अब ठीक है, आपने इतना तो बता दिया कि ये कंज्यूमर लेवल पे काउंट करता है, लेकिन यार अगर हमें किसी एक पर्सन के लिए कंज्यूमर लेवल पे, कि वो उस बंदे को हमें महीने में कितनी सैलरी देनी चाहिए, एक महीने में या एक पर डे की कितनी सैलरी देनी चाहिए, वो भी तो मुझे डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए मुझे अलग कुछ चीज निकालनी होगी। या अगर मुझे जैसे आप सरकारी जॉब में या आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, या कोई एक गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, आपको डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है, आपको रहने सहने का टीए डीए ये सब दिया जाता है, आपको ट्रैवलिंग चार्ज दिया जाता है, ये सब दिया जाता है, तो वो कैसे दिया जाता है? उसके लिए भी तो कुछ कैलकुलेटिंग फैक्टर है ना। अब सरकार ऐसे थोड़ी, सरकार एकदम से ऐसे ही पैसे लुटा देगी, उसके लिए भी तो कैलकुलेटिंग फैक्टर है। तो कंज्यूमर लेवल पे इन सब चीजों को निकालने के लिए सीपीआई को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देयर आर 4 टाइप
ऑफ सीपीआई, जिसके बेसिस पे आपका पर डे की इनकम, आपकी पर डे की सैलरी कितनी होगी, आपका डीए कितना होगा, डियरनेस अलाउंसेस, आपको हाउस का कितना दिया जाएगा। आप बोलते हैं ना सरकारी ग्रुप ए की नौकरी है यार, हमको फ्लैट मिलेगा, ये मिलेगा, वो सब चीजें कैसे डिसाइड करती है सरकार। आपको मेडिकल लीव, आपको ये सब, मतलब आपको क्या क्या फैसिलिटीज कैसे, उन सब का भी तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ना, बिना उसके तो नहीं प्रोवाइड करेगी सरकार आपको। तो उन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमने, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन वगैरह ये सब होती है, उसके लिए भी आपको डिसाइडिंग फैक्टर है कुछ, है ना। तो इसलिए हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। ये चीज आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे फोकस होके देख लीजिएगा, है ना। आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इफ अगर नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 पार्ट हैं सीपीआई के, एक है सीपीआई आईडब्ल्यू जिसको इंडस्ट्रियल वर्कर बोलते हैं। एक सीपीआई कैलकुलेट होता है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए कितना प्राइस रखा जाएगा, कितना वेज रखा जाएगा। एक सीपीआई कैलकुलेट होता है रूरल लेबर के लिए, कि उसका क्या प्राइस होगा, क्या प्राइस नहीं होगा। एक सीपीआई काउंट होता है रूरल अर्बन और इन दोनों के कंबाइंड के लिए, कि इन दोनों का कंबाइंडली कितना होगा। तो सिंपल 4 भागों में डिवाइडेड है आपका सीपीआई। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर के लिए, सीपीआई आरएल रूरल लेबरर के लिए, सीपीआई रूरल और अर्बन दोनों के लिए, है ना, या दोनों का इंडिविजुअली। अब थोड़ा सा एक प्रीलिम्स का फैक्ट बता देता हूँ, फिर इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या क्या है बेसिकली। तो एक प्रीलिम्स का फैक्ट ध्यान रखना, कि जो वर्कर से रिलेटेड है ना, जो कि लेबर से रिलेटेड है, चाहे वो आपका सीपीआई आईडब्ल्यू हो, इंडस्ट्रियल वर्कर हो, चाहे एग्रीकल्चर लेबर हो, चाहे रूरल लेबर हो, इन सब को रिलीज करा जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आती है ना। वो लेबर ब्यूरो के द्वारा रिलीज करी जाती है। जो लास्ट वाला था, कौन सा वाला, सीपीआई रूरल और अर्बन, या दोनों का कंबाइंड अगर हम निकालते हैं, ये रिलीज करा जाता है आपके एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं मोसपी, MOSPI। ये किसके, लास्ट वाला जो कि सीपीआई रूरल और अर्बन, ये रिलीज करा जाता है उसके द्वारा। अब इन चारों को देख लेते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं, आपने बोल तो दिया यार, ठीक है, प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट भी पता चल गया क्या हो गया। एक और फैक्ट बता देता हूँ, हमारी आरबीआई डब्ल्यूपीआई पे कैलकुलेट नहीं करती है अब चीजों को। अगर मॉनेटरी पॉलिसी उनको बनानी है, ये सब 2014 के बाद से आरबीआई ने सीपीआई को काउंट करना कैलकुलेट कर दिया, कि यार हम कंज्यूमर के लेवल पे ज्यादा अच्छे से इन्फ्लेशन बता सकते हैं ना यार, कि कंज्यूमर उस चीज को इन्फ्लेशन में आने के बाद खरीदने के लायक सक्षम है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है। आरबीआई ने 2014 के बाद सीपीआई को अपना लिया है अपने इन्फ्लेशन के चीजों को, मतलब इन्फ्लेशन को अगर टैकल करना है, मतलब उसको अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, तो वो किस तरीके से किस चीज का क्या क्या प्राइस रखना रखेगा, किस तरीके से क्या क्या प्राइस लेके आएगा मार्केट में, तो वो डब्ल्यूपीआई को नहीं देखता है, वो सीपीआई को देखता है अब 2014 से। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी है, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है। एक लाइन में क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, मैं वहां पे सीपीआई की जगह डब्ल्यूपीआई लिख देता हूँ, आपका गलत हो जाएगा कि आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई अडोप्ट कर रखा है 2014 के बाद से, नहीं, गलत है। आरबीआई ने अडोप्ट कर रखा है क्या, सीपीआई 2014 के बाद से, ध्यान रखना, इन्फ्लेशन जैसी चीजें के लिए। ठीक है, चलिए, ये मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ये जो 4 टाइप बताए थे उनको देख लेते हैं, है ना। लेकिन ये पता है, ये आउटडेटेड हो चुकी हैं, इनके बेस ईयर वगैरह आज भी काफी, लेकिन हाँ, इस पे बहस तो चलती रहती है पार्लियामेंट में, लेकिन हाँ, अब क्या करें, है तो है अब, सरकार जैसे भी क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल वर्कर से ये पता चल गया कि जो सैलरीज हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या कोई भी है, इन सब के मतलब एक तरीके से जो सैलरी डिसाइड करी जाती है, वो सीपीआई आईडब्ल्यू को देखने के बाद करी जाती है ना। सीपीआई आईडब्ल्यू को देखने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद। और अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डीए कैलकुलेट होता है, यानी कि डियरनेस अलाउंसेस जिसको बोलते हैं,
ये किस पे कैलकुलेट होता है? ये भी इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई पे ही काउंट होता है। जो कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निकलता है, उसी पे आपका डियरनेस अलाउंस काउंट होता है। और डीएनएस अलाउंस कितने सालों में निकलता है? 2 साल में एक बार निकलता है, ये ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो, है ना। तो आपका सीपीआई आईडब्ल्यू जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेजेस सैलरी या जो भी उनके आधार पर डीए वगैरह निकाला जाएगा, उनका पर डे की सैलरी का जो भी एक लेखा जोखा होगा, वो आपके सीपीआई आईडब्ल्यू पे करा जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि इसका बेस ईयर यार आज भी 2001 लिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं जो 2001 में हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी और 2022 या 23 में हम कितने सुधर चुके हैं, तो वो एक अलग चीज। अब क्या ही बोल सकते हैं, उसमें जब भी चेंज होगा हम देखेंगे। लेकिन हाँ, डिबेट चलती रहती है, डिबेट डिस्कशन की, यार आपने इतना आउटडेटेड क्यों रख रखा है ना। बट कोई नहीं, उसके भी हम देखेंगे जब हम मेंस डिस्कशन करेंगे तो। सीपीआई यूएनएमई होता है एक, है ना, मतलब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज करके बोल देते हैं उनको, है ना। इसका बेस ईयर आज यार बहुत पुराना है, 1984 काउंट करते हैं, मतलब 84 का, समझ रहे हो आप? मतलब इसका बेस ईयर 84 और हमारी इकोनॉमी 2023-22 में, यार क्या ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, है ना। कोई नहीं, एक एग्रीकल्चर लेबर के लिए होता है। एग्रीकल्चर लेबर में उनका क्या क्या प्राइस रखा जाए, एक पर डे का उनका क्या प्राइस होगा, मतलब एग्रीकल्चर लेबर इन द सेंस जो खेतों में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी में, है ना, उन सब से रिलेटेड उनका वेजेस क्या होगा, वो सब डिसाइड होता है सीपीआई एएल से। इसका बेस ईयर क्या है? 86 और 87। मतलब देख रहे हो यार, क्या बेस ईयर, किस बेस ईयर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब जो बंदा 500 मतलब 50 रुपए की दिहाड़ी ले रहा था, मान लो इन 1986 में, उस टाइम पे वही कंडीशन होगी भाई। उस टाइम पे इकोनॉमी भी ऐसी थी, इतना हमारे यहाँ प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं थे, क्या आज हम 50 रुपए प्रोवाइड कराएं उसको, उस पर्सन को, कि 1986 में तो इतने रुपए दे रहे थे। तो वो एक अलग ड्रॉबैक निकल जाता है इस चीज का। लेकिन हाँ, जो है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। एक रूरल लेबर के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रही है, गांव में काम कर रही है, एक तरीके से उन सब चीजों के लिए रूरल लेवल पे कैलकुलेट करी जाती हैं चीजें, है ना। तो ये देख सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके के हमने देखे, है ना। और इनकी डेफिनेशन से ही साफ क्लियर हो जा रहा था, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल वर्कर, है ना। तो सीपीआई 4 तरीके के होते हैं जो कि हमने देखे भी, है ना। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, मतलब एक चीज के, वो तो मैंने आपको चलो हाँ बता ही दिया था कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब उसने 2014 से सीपीआई को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया इन्फ्लेशन से रिलेटेड मेजर लेने के लिए। जो इसका बेस ईयर है वही 2011-12 हम लेते हैं, है ना। पहले चलता था 2004 और 5, अभी हमारा चलता है 2011-12 ना, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है यार, मुझे लग रहा है बोर हो गए होंगे, इकोनॉमिक एक बोरिंग सब्जेक्ट है, बट कोई नहीं। अगर बोर हो रहे हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, या कुछ ऐसा कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी A to Z कुछ भी है सच, किसी का भी कोई भी डाउट, है ना। अगर है तो बताइए प्लीज। क्या बोल रहे हैं? आवाज तो आई लेकिन किसकी आई पता नहीं। हाँ, कौन बोल रहे थे? कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, बोर तो फील नहीं हो रहे हैं बताओ। मतलब यार इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है एकदम, अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा सर अच्छा, कंटिन्यू ठीक करिए, कंटिन्यू करिए ठीक सर। ठीक 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 है सर, ठीक। ओके सर, जब आप लोग कह रहे हैं तो कंटिन्यू करते ही हैं, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है फिर देखिए। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज, अब हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे ये हमारा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है इन्फ्लेशन का इतना। अब हमारी बिजनेस साइकिल शुरू होती है। बिजनेस साइकिल जो कि 7th चैप्टर ही है हमारा इन्फ्लेशन का, उसी का सेकंड पार्ट है, उसमें कुछ नहीं है, 3-4 टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। इन्फ्लेशन चैप्टर आपका पूरा फिनिश, इसमें कुछ नहीं बचा है। उसके बाद हम देखेंगे काफी अच्छे से चीजों को। रेपो रेट, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब कोशिश तो मेरी यही रहती है, अगर मैंने रेपो रेट, अगर ये सारी चीजें डिस्कस करी, आप नहीं, मतलब आसानी से नहीं भूल पाओगे, इतना मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगर, क्योंकि इसलिए ही मैंने चैप्टर 7 स्टार्टिंग में उठाया था। ठीक है, मैं डिप्रेशन
चार टर्म देखनी है हमको, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन, ग्रोथ रिसेशन, डबल डिप रिसेशन। कुछ नहीं है, चारों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। और देखने में ऐसी लग रही है भाई क्या भारी भरकम टर्म्स हैं, कुछ भारी भरकम टर्म्स नहीं है, बहुत इजी टर्म्स है। डिप्रेशन, यार आप एक बार, मैंने बोला ना इकोनॉमी में एक बार टर्म्स को खुद तोड़ के देखना, खुद एक बार एक मीनिंग निकल के आ जाएगा। एक बार आप खुद बताइए डिप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है। मतलब अगर हम किसी बंदे को बोलते हैं यार ये डिप्रेशन में चला गया ये वो, मतलब आपको क्या सेंस निकल के आ रहा है डिप्रेशन से। अगर मैं एक जर्नल वे में आपसे पूछूं, है ना, मतलब मान लो पता ही नहीं है, मेरे को भी नहीं पता, कि ऐसा मान लेते हैं मैं स्क्रैच हूँ, डिप्रेशन क्या है, तो मैं अगर बोलूं तो डिप्रेशन आप कैसे बता पाएंगे, एक आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है इससे। growth in economy. क्या बोला मैम। Growth in economy, there is a lack of employment and there is high inflation. एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत सही मैम, बहुत सही, बहुत अच्छा, सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। आपने हमेशा दो एग्जांपल तो जरूर सुने होंगे, चाहे प्रोलॉन्गेशन कुछ ऑफ एक। रिसेशन हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, कोई अगर प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिसेशन डिप्रेशन होता है। इलोंगेशन ऑफ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिसेशन। अच्छा अच्छा, मतलब लंबे टाइम के लिए रिसेशन हो जाना डिप्रेशन कहलाता है। जी। ओके एग्जैक्टली, बात सही है आपकी भी, बहुत अच्छा है। आप लोगों तो पहले से ही बहुत अच्छे से आती है इकोनॉमिक्स, है ना। ठीक है, देखो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते समय किसी भी, अगर आपने कहीं से भी पढ़ी हो, किसी टीचर से भी पढ़ी हो, चाहे मुरुनाल सर हो, चाहे विभास जहां सर हो नेक्स्ट आईएएस के, चाहे विजन के सर हो, चाहे प्रतीक, मतलब कोई भी हो, हमेशा दो एग्जांपल जरूर सुने होंगे। 1929 का एक ग्रेट डिप्रेशन, 2018 का एक, है ना, 18 बोल रहा हूँ, 2008 के टाइम का। हमेशा 1929 में, मैम क्या बोल रहे हैं। हमेशा मुरनाल से यही एग्जांपल यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस वही वही मैं वही चीज बोल रहा हूँ। ये एग्जांपल आपने जरूर सुना होगा, चाहे कुछ सुना हो ना सुना हो। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब यार ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, देखो इकोनॉमिक्स को हम अपने लेवल पर कनेक्ट करते हैं लाइफ से, तो काफी अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। पहले हम बोलते हैं कि एक बंदा एनजाइटी, एनजाइटी बोल रहा हूँ, सॉरी यार, एनजाइटी का मरीज है, एक डिप्रेशन का है, एक यार स्ट्रेस में है। तमाम तीन चार वर्ड्स है ना जो हम बोल देते हैं किसी पर्सन के लिए, यार स्ट्रेस में है ये, एंजाइटी में है ये, डिप्रेशन में है ये, स्ट्रेस में है ये। यार बात तो ओवरऑल थोड़ी सी वही निकल के आती है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है इसमें। स्ट्रेस हम समझ जाते हैं कि हाँ यार ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं ना कि यार ये स्ट्रेस में, स्ट्रेस यानी कि एक छोटे से समय के लिए आप एक उसमें आ जाना, मतलब प्रेशर में। अगर मान लो कि जस्ट लाइक मेरी मान लो मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए, वैसे हो भी रहा है ऐसा, वो अलग बात है। ये रियल एग्जांपल है। मतलब मैं किसी कोचिंग में हूँ और मेरे को नहीं मिल रही है, और ये रियल एग्जांपल है, तो मैं स्ट्रेस में होऊंगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए होऊंगा, और मेरे को अगर सैलरी मिल जाती है तो वो मैं ठीक हो जाऊंगा एकदम, कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, मैं उसको स्ट्रेस का नाम दे देता हूँ। एनजाइटी में मैं बोलता हूँ यार चिड़चिड़ापन एकदम से, यार मतलब कुछ भी बोल रहे हो, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है एक तरीके से। मतलब आप उसको कुछ भी बात करो, वो आपको इधर उधर, अरे नहीं, मतलब आप पे गुस्सा होगा, हम हाइपर होने की कोशिश करेगा, हाइपर इन वो आपको काफी अच्छे से मतलब रिप्लाई नहीं करेगा। और डिप्रेशन में बंदा आपकी सुनता भी नहीं है, जो उसके मन में आता है फिर वो उसको, ऐसा समझो वो संसार के मोह माया से वो चला ही गया, वो एक तरीके से उसको कुछ समझ ही नहीं आता, फिर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, ये सब वो अलग प्रोसीजर है ना। लेकिन जिस टाइम पे बंदा डिप्रेशन में जाता है तो उसको यार ऐसा लग, मतलब उसको कुछ भी नजर नहीं आता है, कि अगर मैं अगर सुसाइड भी कर लेता हूँ तो मेरे परिवार पे क्या इशू होगा, या वो कैसे जिएंगे, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिखता ओवरऑल, कुछ भी नहीं दिखता है ओवरऑल। अब मैं इसी चीज को, इस रियल लाइफ एग्जांपल को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इकोनॉमिक्स से, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। डिप्रेशन
वो लास्ट स्टेज है इकोनॉमी की, जहां से निकलना किसी इकोनॉमी के लिए बहुत मतलब बहुत हार्श हो जाता है। हार्श इन द सेंस कि वो निकलने के लिए उसको तमाम मिन्नतें, तमाम वो करनी पड़ती हैं। मतलब ऐसा समझो कि वो एक लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है कि उसमें डिमांड को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को तमाम एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। सेम अगर किसी बंदे को डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो साइकोलॉजिस्ट तमाम एफर्ट्स लगाता है, उसको दवाइयां देता है, उसको रेगुलरली साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि तुम मेरे यहाँ विजिट करना, ये करना, वो करना। सेम डिप्रेशन में डिमांड एकदम निल हो जाती है। लोगों के पास भाई पैसा ही नहीं होता है तो डिमांड होगी कहां से, है ना। जब डिमांड ही नहीं होगी, आपके वहां की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज शट डाउन हो जाएंगी, शट डाउन होंगी, आपके वहां कुछ होगा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर बहुत हैवी हो जाएगी। बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। जब आपकी मार्केट में ही डिमांड नहीं है भाई, तो आप रोजगार कहां से प्रोवाइड करोगे। तो दिस इज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ एनी इकोनॉमी, जिससे निकलना किसी इकोनॉमी के लिए मतलब एक खतरनाक सिनेरियो हो जाता है। अब 1929 में सेम अमेरिका के साथ यही हुआ था। वो चीज आप जानते हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ था क्यों नहीं, लेकिन आपको पता होगा बॉन्ड वगैरह का ये सब इशू था। कभी किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हाँ अभी रिलेवेंट नहीं है, तो मैं बाद में बता दूंगा वो चीज, है ना। तो 1929 में सेम कंडीशन हमने देखी थी अमेरिका की, जब वो ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। तो आई होप कि आपको डिप्रेशन वाला सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। ग्रेट डिप्रेशन याद करते हैं ना, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, है ना। तो उसी वहां वहां पे क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा बहुत लार्ज स्केल पे। उसके बाद काफी अच्छे से रिकवर होके आई चीजें, है ना। तो आप समझते होंगे इस चीज को। तो आई होप कि आप डिप्रेशन को तो कनेक्ट कर लिए होंगे रियल लाइफ से भी। अगर कभी भी आ जाए ना डिप्रेशन, अरे क्या होता है, सेम वही इंसान के प्रोसीजर से कनेक्ट कर लेना कि अगर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, सेम वही, है ना। रिकवरी, अब रिकवरी से क्या कनेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। रिकवरी क्या होता है, रिकवरी बेसिकली कॉमन टर्म में अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या रिकवरी मीनिंग, देखो रिकवरी आप मतलब क्या ही समझ सकते हैं, किसी चीज का Economy revives and it comes on normal track. एग्जैक्टली 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 आप सही बोल रहे हैं मैम, आपने सही बोला। अगर हमारे कोई चोट लगी है, हमने दवाई ली है, दवाई लेने के बाद हमारी रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे का, उसके हाथ पैर इन सब में चोट आई है, उसको दवाई दी डॉक्टर्स ने, 1-2 महीना लगा उसको, रिकवर हो गया धीरे धीरे करके। सेम वही प्रोसीजर इंडिया, मतलब किसी भी इकोनॉमी को अगर चोट लग गई है, डिप्रेशन में चला गया है, धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट उसको दवाई दे रहे हैं। सेम यहाँ पे गवर्नमेंट दवाई दे रही है, तमाम चीजें क्रिएट कर रही है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, डिमांड को क्रिएट कर रही है, इन्फ्लेशन लेवल को डाउन करने की कोशिश कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से करे जा रही है। तो आपका क्या बोलेंगे हम कि रिकवरी, एक रिवाइविंग फेज आ रहा है, कि मतलब एक इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, मतलब एक ग्रेट डिप्रेशन जैसे फेज से निकलने की कोशिश करी जा रही है ना। तो सिंपल, आपको आई थिंक समझ आया होगा ये भी। और आप यार टर्म ही बता रही है कि क्या है वो क्या नहीं। वहीं पर अगर मैं बूम की बात करता हूँ, बूम देखो एकदम मैंने बोला ना इकोनॉमिक्स को एकदम लाइफ वे में कनेक्ट करो, बूम एकदम से हैवी, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाना। ऐसा बोलता है ना, जैसे बम फटता है, सुतली बम फटता है जो दीपावली पे, कैसा फटता है, एकदम धमाके के साथ, एकदम पूरा धमाका कर देता है, फुल चारों तरफ आवाज हो जाती है बहुत तेज, है ना। तो वहां पे एकदम ऐसा देखते हैं ना कि ये अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाके आवाज कर देता है ना। लगता तो छोटा है, जैसे वो कहावत है ना, देखन में छोटन लगत घात करत गंभीर। तो वही वाली बात है, तो वो छोटा लगता है लेकिन वो कितना हैवी होके फटता है, सेम वही, ठीक है ना। तो जिस टाइम पे एक मतलब इकोनॉमी में डिमांड काफी अच्छे से हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, एक पीक पे, और इकोनॉमी काफी अच्छे से रिवाइव होके आ रही है, और उसके वहां पे जो एक मतलब इन्वेस्टमेंट है काफी अच्छे से अट्रैक्टेड है, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना।
किसी एक मतलब एक बार, मतलब जस्ट लाइक जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है ना, कहावत क्या है, एक आपने ये क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गया, ये यार तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आते हैं ना, मेहता जी, लोधा, क्या नाम है यार उनका, मैं नाम भूल गया। उन्होंने एक कहावत बोली थी कि जब जेब में हजारों हो, वो जब जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिलेंगे, है ना। तो सेम वही, जिस टाइम पे आपकी इकोनॉमी रिवाइव कर रही होती है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट देने वाले भी लाखों मिलते हैं, समझे। क्या श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करना मतलब आईएमएफ से अगर वो लोन ले रहा है श्रीलंका, तो इंडिया को उसकी वो लेनी पड़ी है जिम्मेवारी, आपको पता होगा रिसेंटली। यार डूबते हुए को तो कोई भी सहारा नहीं देना चाहता है, सब दूर बसते हैं। ये रियल लाइफ इंसिडेंट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर जस्ट लाइक सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कभी देखना आप, अगर यूपीएससी, अरे मैं वैसे ही कर लेता हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट है ना अभी आप, आपके पास अभी आके सब आपको आके ताने देंगे, लेकिन जिस टाइम पे आप आईएएस बनेंगे ना, सब आपको बोलेंगे कि अरे यार मैं तो इसको जानता हूँ, अरे इसको तो मैंने ये करा है, वो मतलब तमाम रिलेशन निकलेंगे। सेम कंडीशन बूम के साथ, जिस टाइम पे आप एक हाईएस्ट पीक पे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देंगे, कैपिटल आपके मतलब तमाम आपके बिल एंड मिलिंडा गेट्स भी इन्वेस्ट करने आएगा, सब आएंगे टोटल A to Z कि हाँ भाई करते हैं। लेकिन जिस टाइम पे डाउन होते हैं ना, कोई नहीं आता है साथ देने, है ना। तो वो वाली बात है। वहीं पर रिसेशन अगर देख लेता हूं मैं, व्हाट इज रिसेशन, रिसेशन, इसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ के देखें तो ये हमारा मतलब देखो, इन्फ्लेशन काफी अच्छे से खत्म हो गया हमारा चैप्टर, कुछ नहीं बचा है इसमें। ये लास्ट की टर्म चल रही है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं। रिसेशन क्या होता है, अगर कोई बताना चाहे प्लीज बता सकते हैं, कोई भी। टेक्निकली आप दो अगर क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ होती है तो उसे रिसेशन बोलते हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, इन द सेंस, है ना। एक शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी में एक फ्लो, जस्ट लाइक जैसे आपने सब प्राइम क्राइसिस देखे थे 2008 के समय पे, वो लॉन्ग टर्म इतना नहीं थे। We can say it. हाँ मैम, प्लीज प्लीज बोलिएगा प्लीज। मैं भी वही सेम ही बोला, मैंने बोला कि 6 मंथ तक नेगेटिव ग्रोथ रहेगा इकोनॉमी को, तो उसको रिसेशन बोलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही। मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आई होप ये तो आप लोगों को ये क्लियर ही होगी, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यार अब इसकी सिंपल डेफिनेशन ही इतनी है कि एक क्वार्टर के लिए नेगेटिव ग्रोथ होना मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी एक इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ का आ जाना इज कॉल्ड रिसेशन, है ना। तो आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए मतलब काफी अच्छा, आप इसमें समझ पाए होंगे। और ये चैप्टर फिनिश होता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने काफी चीजों को जाना, आप डिमांड एंड सप्लाई के गेम को जाना, इन्फ्लेशन के टाइप्स को जाना, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बोटरलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन स्पाइरल, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्क्यू इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स कर्व, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, रिकवरी, मतलब तमाम चीजों को जाना। आई होप कि मैं काफी अच्छे से आपका इन्फ्लेशन चैप्टर को क्लियर कर पाया हूँगा, अगर आप काफी अच्छे से 2-4 दिन से अगर लगातार देख रहे हैं तो। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। तो ये इन्फ्लेशन चैप्टर फिनिश होता है, मतलब चैप्टर 7 ऑफ रमेश सिंह इज फिनिश्ड नाउ। आप इसको अगर जो फर्स्ट टाइम रीडर हैं या कोई भी A to Z, अगर वो बुक से भी पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अब ना। चैप्टर 7 फिनिश हुआ है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि गलत बताया है, कोई डाउट है, प्लीज कुछ भी बता सकते हैं, A to Z कुछ भी, है ना। सर सब अच्छा था। ओके, मतलब समझ आना चाहिए चीजें, बस इतना है। मतलब अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो प्लीज मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। सर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में ग्रोथ कैसे हो सकती है? पर पता है आप क्या करते हैं, आप पूरे सेशन में तो आते नहीं है, लास्ट में आके बीच में से एक क्वेश्चन निकाल के लाते हैं जो कि पूरे सेशन पे बेस होता है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, ये सेशन रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्डेड सेशन को दोबारा सुनिएगा, लास्ट में आप आए हैं। ओके सर, ओके। है ना। आप मेरे को एक डाउट
हाँ 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 मैम प्लीज। सर, आप कब तक इकोनॉमी फिनिश मैं कर देंगे? मार्च एंड तक, मार्च एंड तक क्या मतलब 20-25 मार्च के आसपास मैं कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा इकोनॉमी में ही प्रॉब्लम हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू अपेयर इन 2023, सो अगर आपसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो मेरे को रिवाइज करने में आसान होगा थोड़ा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना मैम, देखो मैं वही चैप्टर्स पहले उठा रहा था जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मैं चाहता तो मैं चैप्टर 1-2 के बाद डायरेक्टली 3-4 पे चलता, लेकिन नहीं, मेरे को रिलेवेंट नहीं लगा हाँ, क्योंकि चैप्टर 7 से क्वेश्चन आते हैं इन्फ्लेशन से। तो मैं पहले वो चैप्टर कवर कर देता हूँ जो कि प्रीलिम्स से आते हैं, प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी चैप्टर बच जाएंगे जो कि छोटे मोटे, जो कि खुद से भी हो जाते हैं, फिर उनको कर लेंगे। तो कोशिश रहेगी कि 15-20 तारीख तक कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 15 मार्च या 20 मार्च तक, है ना, कोशिश मैं ठीक पूरी है। कर सकता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले मैं वही चैप्टर कर रहा हूँ जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा, ऐसा समझो, वो आता ही है। हम्म। हाँ कोई और, अगर कुछ और प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ हाँ 15-20 तक खत्म कर दूं मैं इकोनॉमिक्स को। कोई और बोल लेता, आई थिंक शोभा ठाकुर या अर्णवराज में, कोई भी A to Z अगर कुछ ऐसा डाउट है। इन्फ्लेशन चैप्टर फिनिश हो गया है, डाउट अगर है तो बता सकते हैं, है ना। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल से। प्रिया पाटिल मैम, अर्णवराज मैम, कोई भी। तो कल क्या है? क्या बोल रहे हैं मैम? कल का टॉपिक क्या है? मैम कल मैं स्टार्ट करूंगा बैंकिंग से। अच्छा ठीक है। मैं टॉपिक पिन कर देता हूँ, मैं कल पिन या रात में पिन कर देता हूँ या सुबह 12 बजे से पहले पिन कर देता हूँ, जिससे कि आसानी हो जाती है फिर। बैंकिंग से स्टार्ट करूंगा मैं, जहां तक है बैंकिंग या मॉनेटरी पॉल, मतलब वही सेम है ही वो चीज। आरबीआई काउंट कैलकुलेटिव मॉनेटरी पॉलिसी वहीं से ही टैकल करती है। हाँ, अगर और कोई प्लीज एनी। डॉक्टर सर अनुदु क्लास तो अनुभव। काफी अच्छा ही है क्योंकि एग्जाम्पल जितना रहता है सभी तो समझ आता ही रहता है। वो तो है। मैं खुद इकोनॉमिक्स को लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि इजी बने। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डराव, मतलब एक स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, समझ ही नहीं आता है। जो चीज मैंने झेली है मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, कि स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसी लगता था ये। लिटरली मुझे खुद लगता था ऐसा कि यार मैं इसको कैसे कवर कर पाऊंगा। लेकिन फिर हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा हुआ तो हो गया। बस वो ये टाइम लग जाता है, हो जाता है बस। सर मेरे लिए एक डाउट है। हाँ मैम प्लीज। सर महंगाई के समय सरकार टैक्स क्यों बढ़ा देती है? मैम महंगाई, हाँ जी हाँ सर। समझा नहीं, एक बार महंगाई रिपीट के करेंगे। समय हाँ महंगाई के समय सरकार टैक्स क्यों बढ़ा देती है? कर। मैम, एक मैंने इन्फ्लेशन टैक्स करके एक टर्म हमने डिस्कस करी थी जी सर। अभी, कल या कल करी थी शायद, हाँ कल करी थी इन्फ्लेशन टैक्स, एक टर्म डिस्कस। मैम देखो, जी सर। आप शायद थे भी कल उसमें, है ना। इसमें पता है सिंपल जी क्या सर होता है। सर। हाँ हाँ, तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, अगर मतलब यार आप खुद समझो, मार्केट में डिमांड नहीं है, मतलब इन्फ्लेशन आता क्यों है। दो तरीके हैं, या तो डिमांड नहीं है मार्केट में, सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो रही है। मतलब जी। इन्फ्लेशन मतलब इन द सेंस की सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है ना। वन ऑफ द मेन रीजन यही रहता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई हो ही नहीं रही है। जी सर। अब सप्लाई नहीं हो रही है तो उस प्रोडक्ट के, मतलब इन द सेंस कि यार प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं। तो मतलब अब क्या होता है कि जस्ट लाइक आप ये मान लो, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने में केवल एक फैक्टर डिमांड का नहीं होता है ना। जी सर। अब अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तभी तो गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, रेवेन्यू जाएगा। अब मार्केट में डिमांड तो हो रही है लेकिन सप्लाई उस लेवल की हो ही नहीं रही है। अब यार आप खुद सोचो, मेरे पास पहले एक महीने में मैं वसूली कर लेता था कहीं से 1,000 रुपए,
अब मेरे पास यार हम्म, 1,000 रुपये आ ही नहीं रहे हैं, मेरे पास 200 रुपये आ रहे हैं, मैं 800 रुपये कैसे रिकवर करूंगा? मैं देखूंगा कि यार जो मालदार, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा इन द सेंस, है ना, एक, क्योंकि अगर लाइफ से रिलेटेड करते हैं तो काफी अच्छे से रहता है कि जो मालदार लोग हैं मैं उनसे जस्ट लाइक मैं रॉबिन हुड बनने की कोशिश करूंगा कि मैं जो एक काफी अच्छे से रिच पीपल है मैं उससे लूंगा, मैं उन 800 रुपए की रिकवरी करने की कोशिश करूंगा। अब सेम यार, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो वो कहाँ से कैलकुलेट, मतलब कहाँ से अपना निकालेगी? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आने के सोर्सेस क्या है? टैक्सेस, बॉन्ड, है ना, बॉन्ड में भी ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। अब गवर्नमेंट के पास ये रास्ता ही खत्म हो जाएगा रेवेन्यू आने का, तो ऑब्वियसली बात है यार, मतलब तो फिर तो गवर्नमेंट कैसे खर्च कर पाएगी वेलफेयरिस्टिक स्कीम्स पे ये सब? तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ मेजर्स लेने पड़ जी, जाते हैं, जी हाँ। है ना। इसमें तो तो अभी वो है ना सर, प्लीज। जैसे इन्फ्लेशन है, तो हम्म। इन्फ्लेशन का मतलब ही हुआ कि मतलब आप देखेंगे तो इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई इंक्रीज है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन है। सो हम्म। बेसिकली इसको कंट्रोल करने का तो दो मेथड होगा ना। जैसे हम्म। आरबीआई करेगी तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करेगी, जो गवर्नमेंट करेगी वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू करेगी। हम्म। सो इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जैसे आरबीआई करेगी तो उसमें बेसिकली वो क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक कर देगा। मान लीजिए हम्म। इंटरेस्ट रेट भी हाइक करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है इन्फ्लेशन। सो हम्म। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल पॉलिसी में, तो हम्म। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो टैक्स इंक्रीज करेगी ताकि वो जो सप्लाई है ना, डिमांड वो डिक्रीज होए। सो एग्जैक्टली। उस तरीके से टैक्स लगा के वो डिक्रीज करना चाहते हैं, बट वो बहुत एग्जैक्टली। हार्श मेजर होता है, इसीलिए बहुत लास्ट में लिया जाता है, बहुत कम होता है वो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, इसलिए पहले गवर्नमेंट वो आरबीआई यूज करती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। कल और अच्छे से क्लियर होंगे आपको टर्म, क्योंकि कल यही चीज करेंगे हम, है ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो की, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना है तो आरबीआई क्या मेजर्स लेती है और गवर्नमेंट कैसे करती है? सबसे पहले आरबीआई लेती है ना, आए दिन आता रहता है रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया, रेपो रेट इतना हो गया। कल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है कैसे नहीं होती है ना। बाकी यहाँ सिंपल वे में सर ने भी काफी अच्छा से बताया वो चीज, लेकिन अगर अभी भी समझ में वो चीज नहीं आई हो तो कल हम करेंगे तो तब अच्छे से आ जाएगा। ओके सर। ठीक, ठीक है मैम, तो फिर एंड करते हैं वीसी, है ना। कल मिलते हैं 8 बजे, मॉनेटरी पॉलिसी इन सबको लेके, है ना, इन बैंकिंग, रेपो रेट, ये सब। बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। गुड नाइट, टेक केयर। गुड